कि मैं इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने कह रहा है तो इसको हमको विपरीत, इसके उल्टा मानना पड़ेगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद सिद्ध करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जल्द देखते हैं, इधर देखते हैं हमने इसके विपरीत माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि √5 एक जो है परिमेय संख्या है, तो हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होता है वो p/q के रूप के लिखा जाता है। माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग जानते हैं ये कि जो परिमेय संख्या होता है वो p/q के बराबर होता है। p/q के बराबर होता है, जहाँ p और q एक सहअभाज्य पूर्णांक होता है और q बराबर 0 नहीं होता है। तो लिखते हैं कि जब इसको हम परिमेय संख्या माने हैं तो इसको लिखेंगे कि √5 जो होगा बराबर होगा p/q के, जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है और q बराबर 0 नहीं है। सहअभाज्य संख्या वो संख्या कहते हैं जो एक से कटता है और अपने आप से कटता है। मान लिया जाए कि 3 जो संख्या है और 3 जो संख्या है वो एक से कटता है और एक खुद 3 से कटता है, इसलिए इसको अभाज्य संख्या कहा जाता है। लेकिन मान लिया जाए कि 3 भी हो और 5 भी हो, ये 3 भी एक और अपने आप से कटता है, ये 5 भी एक और अपने आप से कटता है। अगर दोनों को एक ही बार में बोला जाए कि दोनों कैसा संख्या है तो इसको बोलेंगे सहअभाज्य संख्या, और इसको अकेले बोलेंगे तो इसको अभाज्य संख्या कहा जाता है। यानी जब दो बात ये कहने का मतलब है कि सहअभाज्य संख्या वैसे संख्या होता है जो एक से कटता है और अपने आप से कटता है। तो इसलिए हम यहाँ जो लिखे हैं कि √5 जो होगा p/q के रूप का होगा। क्योंकि इसको हम √5 को हम परिमेय संख्या माने हम, और ये जानते हैं कि परिमेय संख्या वह संख्या कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q बराबर 0 नहीं होता है। इसलिए जहाँ p और q एक सहअभाज्य संख्या है और q बराबर 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या का रूप होता है p/q। तो यहाँ देखते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखते हैं यहाँ कि दोनों तरफ वर्ग करने पे, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का जो वर्ग होता है वो परिमेय संख्या ही होता है। तो हम जान रहे हैं कि p/q के रूप का होगा जब ये √5 परिमेय संख्या है। तो दोनों को जब वर्ग करते हैं तो लिखते हैं कि √5 का स्क्वायर बराबर होगा p/q के स्क्वायर। जब √5 के स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा, ये पट्टी बचेगा p² स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे कि 5q स्क्वायर बराबर p², ये बटा में है तो इधर गुना में आएगा, और q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p²/5। अभी हम बताए थे कि p और q जो है एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या ऐसा संख्या को कहते हैं जो एक से कटता है और अपने आप से कटता है। अगर p और q सहअभाज्य संख्या है तो वो परिमेय संख्या है। अगर p और q सहअभाज्य संख्या नहीं है तो समझ जाएंगे कि परिमेय संख्या भी नहीं है। तो सहअभाज्य संख्या वही संख्या कहते हैं जो एक से कटता है और अपने आप से कटता है। लेकिन यहाँ जब देख रहे हैं कि p को यहाँ माने हैं कि सहअभाज्य संख्या है, लेकिन p अपने आप और एक के अलावा 5 से भी कट रहा है, इससे ही साबित होता है कि p जो है एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ p² 5 से विभाज्य है। किसी p² का मान 5 से विभाज्य है, इसलिए p का मान भी 5 से विभाज्य होगा। जब देख रहे हैं यहाँ कि p² 5 से विभाज्य है तो इसके मतलब p का मान भी 5 से विभाज्य होगा।
मान लिया जाए कि पी स्क्वायर का मान 25 है और 25 जब 5 से विभाज्य है तब खाली पी का मान 5 से विभाज्य होगा कि नहीं। तो देखते हैं ई कि पी स्क्वायर बराबर 25 है तब खाली पी बराबर कितना होगा, तब रूट हो जाएगा 25, तो यानी खाली पी का मान कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब ये है कि पी स्क्वायर का मान 25 था तब 25 5 से विभाज्य था और खाली पी का मान 5 आता है तो यानी 5 5 से भी क्या होगा, विभाज्य होगा। मान लिया जाए कि पी स्क्वायर का मान 4 है और 4 2 से विभाज्य है, तो खाली पी का मान 2 से विभाज्य होगा कि नहीं। तो खाली पी का मान निकालेंगे तो ये रूट हो जाएगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल जो होगा 2 हो जाएगा। तो 2 2 से कटेगा कि नहीं, तो कटेगा। यानी इसके कहे का मतलब ये है कि पी स्क्वायर का मान भी, इसलिए पी का मान भी या पी भी 5 से विभाज्य होगा। जब पी स्क्वायर 5 से कट रहा है तो पी भी 5 से कटेगा। जब पी 5 से कटेगा इसलिए पी का एक गुणनखंड 5 होगा, एक गुणनखंड 5 होगा। अब देख लेते हैं कि गुणनखंड किसको कहते हैं। मान लिया जाए कि पी स्क्वायर का मान 5 है, तो ये पी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5। जब ये कट रहा है तो ये 5 से 5 कट रहा है, क्यों, क्योंकि ये 5 में 5 है, तब ये तो ज़रूरी है कि 5 में 5 होगा, लेकिन पीछे वाला संख्या कोई भी हो सकता है। इसलिए पी का ये जो संख्या है, ये 5 पी का है, गुणनखंड है। ये 5 जो आगे वाला संख्या है पी का है, गुणनखंड है। इसलिए पी जो है ना 5 का एक गुणनखंड, पी का जो एक गुणनखंड होगा ना वो 5 होगा। इसलिए पी का एक गुणनखंड 5 होगा, तो पी बराबर जो हो जाएगा 5m का हो जाएगा। अब ये देखते हैं थोड़ा सा कि पी स्क्वायर बराबर 4 है और 4 2 से कट रहा है, यानी 4 2 का गुणनखंड है तब 2 से कट रहा है, यानी 4 में 2 है तब 2 से कट रहा है। 4 में 2 है तो इसका मतलब 2 जो है 4 में, वो 2 को 4 का गुणनखंड कहेंगे। वो 2 4 को का होगा, गुणनखंड होगा। तो ये है 2, तो 2 गुना 2 4 को लिख सकते हैं नीचे, तब कटा। अगर 4 में 2 नहीं रहता तो नहीं कटता। तो ये जो बच गया पीछे वाला संख्या, आगे वाला गुणनखंड से तो कट गया ये नीचे वाला, लेकिन पीछे संख्या क्या था इसके बारे में पता नहीं है, तो उसी को m मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि अगर 4 है तो पता चल रहा है कि पीछे में 2 है। अगर कोई संख्या और रहता, जैसे में p है, तो इसके पीछे में क्या है इसके बारे में मालूम नहीं है, इसके वजह से p के पीछे में जो भी संख्या है उसको m मान लिए हैं। यहाँ पर p का एक गुणनखंड 5 होगा, तब लिखेंगे यहाँ पर ही, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ पे देखते हैं ये कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तब p का मान कितना है, तब p का मान है 5। तो यहाँ समीकरण 1 को लिखते हैं कि समीकरण 1 जो है 5 क्यू स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर। तो यहाँ पर ही 5 क्यू स्क्वायर बराबर लिखेंगे p, तो p को हटा देंगे यहाँ पर से और 5m को लिख देंगे। p का स्क्वायर था इसलिए 5m का स्क्वायर कर दिया। में लिखेंगे कि 5 क्यू स्क्वायर बराबर होगा 5 5 25 m स्क्वायर। तो लिखेंगे कि 5 क्यू स्क्वायर, इधर ये गुना में तो इस तरफ आएगा तो भागा में आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा m स्क्वायर। ये 5 एकम 5 हो, 5 5 जो 25 हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर बटा 5 आएगा बराबर m स्क्वायर। इसलिए m स्क्वायर बराबर जो होगा क्यू स्क्वायर बटा 5 होगा। यहाँ पर ये देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ p स्क्वायर बटा 5 था, उसी तरह से यहाँ क्यू स्क्वायर बटा 5 है। यहाँ पे जब ये था p स्क्वायर बटा 5, तब p स्क्वायर 5 से विभाज्य हो रहा था। अब यहाँ पर क्यू स्क्वायर बटा 5 आया है, इसके मतलब ये हुआ कि क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ
क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य। तो यहाँ पे जिस तरह से लिखे हैं कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए यहाँ क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, इसको ये देख रहे हैं एक, चलो 2 ले लेते हैं इसको 2, इसको ले लेते हैं 3। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ P भी 5 से भी कट रहा है और Q भी 5 से कट रहा है। यहाँ जो माने थे कि P और Q एक सहाभाज्य संख्या है और Q बराबर 0 नहीं है, और तो हमको ये भी बताए थे आपको कि सहाभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो, और सहाभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो एक से कटे और अपने आप से कटे। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि P और Q को जब सहाभाज्य माने हैं तो इसको एक से कटना चाहिए था और अपने आप से कटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर P और Q जो है एक और अपने आप के अलावा P 5 से कट रहा है, यानी P भी 5 से कट रहा है, Q भी 5 से कट रहा है। इसलिए ये जो हम माने हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारा मानना गलत हो गया कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर परिमेय संख्या होता तो P बटा Q के बराबर होता। जब P बटा Q के बराबर होता तो P बटा Q एक सहाभाज्य संख्या होता, और सहाभाज्य संख्या यहाँ देख रहे हैं तो P और Q एक सहाभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि सहाभाज्य संख्या जो होता है वो एक से कटता है और अपने आप से कटता है, और यहाँ P और Q एक और अपने आप के अलावा 5 से भी कट रहा है। जब ये 5 से कट रहा है तो ये जब सहाभाज्य संख्या नहीं है, जब ये सहाभाज्य संख्या नहीं है तो ये परिमेय संख्या भी नहीं है, जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये √5 के बराबर भी नहीं हो, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2 एवं 3 से 2 एवं 3 से स्पष्ट होता है कि P एवं Q एक सहाभाज्य संख्या नहीं है। जब ये सहाभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये P बटा Q √5 के बराबर भी नहीं होगा। जब ये √5 के बराबर नहीं होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए लिखेंगे कि हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः अपरिमेय संख्या है। यही साबित करना था।